प्लीज़ राइट योर विशेज़ ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़ गए हो। गुड मॉर्निंग दीपक, प्रशांत, अतुल, विनय, सुरजीत, जयलाल, पुष्पेंद्र, जितेंद्र, सौम्या, परमजीत, अग्रवाल साहब, हर्षित जी, गोविंद, नमस्ते, आदेश, आशीष, चंद्र यादव, शशिकांत, वेद प्रकाश, यासिन, सुप्रभात यासिन, मोहित, गुड मॉर्निंग तिवारी जी, आलिशा खान, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? दीपिका, अर्चना, वेरी गुड मॉर्निंग। गायत्री, गायत्री भार्गव, गुड मॉर्निंग गायत्री। युवराज, शुभ प्रभात। यानी कि सारे लोग धीरे धीरे करके आना शुरू हो गए हैं। चौधरी साहब नमस्कार। कल या जो पीछे क्लासेस हुई हैं आपके साथ, उसमें अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछो। अगर ऐसा कुछ लग रहा हो कि कोई कॉन्सेप्ट हम पूरी तरह नहीं समझ पाए, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सरल है और लवणता और तापमान इस पर विवेचना की गई है। ओशियन बॉटम रिलीफ में तो हम लोगों ने अभी सिर्फ प्राइमरी फीचर्स पढ़ा है, अभी ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। और जोनिंग किया था, ओशियन जोनिंग किया था। आपके सामने प्रकट होते हैं ओशनोग्राफी में कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हिडन है, क्लैंडस्टाइन है, छुपे हुए हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो प्रश्न आ सकते हैं और आए भी हुए हैं। जैसे आज एक हम लोग ग्राफ के विषय में बात करेंगे। जैसे हमने एक ग्राफ की बात की थी, हिप्सोग्राफिक कर्व, उसको प्रिपेयर करना है आपको। उसकी विशेषताएं क्या हैं, वो डबल स्क्यूड ग्राफ कैसे है, वो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ग्राफ कैसे है, वो ओशनोग्राफर्स के लिए कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है। तो ये उसके एक्स एक्सिस पे उस ग्राफ के क्या है, तो वाई एक्सिस पे ग्राफ पे क्या है, ये जो सारा डिस्क्रिप्शन है ना, औसत मान दिखाता है महाद्वीपों का। वह रेखा जो उच्चतम बिंदु, थल के उच्चतम बिंदु एवं महासागरीय नीतल के न्यूनतम बिंदु को जोड़े तथा औसत उच्चावच को दर्शाए, उसी को हम लोग उच्चतादर्शी ग्राफ कहते हैं। तो इस तरह के शब्दों का, सरल शब्दों का प्रयोग, ये सब देखो, आईएएस बनना एक बहुत बड़ा सच है कि आप जितने स्टूडेंट, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का आप देखोगे, इंटरव्यू सुनोगे, रैंक 1, रैंक 2, 3, 4, 11 जो भी है आप सुनोगे, तो रैंक 11 का क्या है, 4-5 बार पीटी फेल और 5वें अटेम्प्ट में रैंक 11। किसी का देखोगे कि रैंक 2 आया है तो वो क्लास 12 के बाद तैयारी कर रही थी।
किसी का देखोगे मेडिकल साइंस से अचानक आए और एक ही साल में रैंक 3 आ गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नॉलेज का टेस्ट है, और अगर आपको लगता है कि आप पूरे सारे नॉलेज और वॉल्यूम्स ऑफ नॉलेज, ओशियन ऑफ नॉलेज को आप गेन करोगे, उसके बाद आप आईएएस बन जाओगे, ऐसा नहीं है। ये आउटपुट का खेल है, पूरा का पूरा ये आउटपुट का खेल है। आपका इनपुट अगर मान लो कि 5 यूनिट है और आउटपुट उससे आप 15 यूनिट दे रहे हो, तो ये आप आईएएस बन सकते हो। और अगर कुछ लोगों का क्या होता है कि वो 100 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और आउटपुट 5 यूनिट भी नहीं निकलता है, ये बहुत अब इसका जो संबंध है ना, ये आपके पर्सनैलिटी से होता है। अगर आप बहुत सबड्यूड हो, किसी न किसी तरह दबे कुचले टाइप के, घबराने वाला, संशय और बहुत जल्दी दुखी होने वाला, दूसरे से जलने कुटने वाला, जो ये सब जो दुर्गुण होते हैं इंसान के, अगर इनसे आप युक्त हो तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना और उसको निकालना। और दिन प्रतिदिन ये जो कंपटीशन है ये बहुत डिफ़िकल्ट होते चला जा रहा है, और कंपटीशन का लेवल भी बढ़ते जा रहा है, प्रश्न का लेवल भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन सबके मध्य अगर आपको हर विषय का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एक फंडामेंटल, जिसको कहते हैं ना, फंडामेंटल्स क्लियर है जी हमारे, लवणता पर कोई भी प्रश्न पूछेगा, मुझे लिखने आता है, मैं कुछ लिख सकता हूं, ये भी कैपेबिलिटी अगर आपके अंदर में है तो आप जरूर बनोगे, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और 6-7 बार तो आप यूपीएससी दे सकते हो, और 2-3 पीसीएस को मिला करके आपके पास कुल मिला करके 5 साल 6 साल के पीरियड में 18 से 20 अवसर ऐसे आ ही जाते हैं कि आप कंपटीशन में बैठो। तो 18 से 20 अवसर, 5 वर्ष का समय और एकांकी मेहनत और सही गाइडेंस और आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है और जो मेहनत है, ये सब मिलकर के चीज़ों को बनाएंगी, और आप बनोगे और लोग बन भी रहे हैं। आपकी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है, क्राइटेरिया है ये। आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी क्राइटेरिया है। आप मेंस लिखोगे तो मेंस लिखने में आप जब लिखने जाते हो तो आप वहाँ पे अपना फोटो तो लगाओगे नहीं। आपके अंदर में कितना ज्ञान है इसका भंडार तो आप कैसे दिखाओगे, वो तो संभव नहीं है। प्रश्न को लिखोगे तब आपका ज्ञान प्रकट होगा, आपका विश्लेषण प्रकट होगा, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका प्रत्युत्पन्न मतित्व, सब आपका प्रकट होता है। लेकिन हैंडराइटिंग आपका आईना है। हैंडराइटिंग अगर सुंदर बना हुआ है तो एग्जामिनर सबसे पहले आपको लेकर के वो एक कंफर्ट जोन में चला जाता है कि हाँ, ही सीम्स टू बी नाइस, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये जो पॉजिटिविज्म है, जो उसके अंदर पॉजिटिवनेस जो आएगा, ये आपके लिए बहुत सुंदर मार्ग खोलता है। और गंदे हैंडराइटिंग में लिखी हुई बहुत अच्छी चीज़ भी बढ़िया नहीं लगती है। मान लो मैंने बहुत सुंदर खाना बनाया, बहुत बढ़िया मैंने डिश तैयार किया है, उसको टूटे हुए मिट्टी के बर्तन में, काले में मैंने प्रस्तुत कर दिया, वो खाना लोगों को टेस्टी नहीं लगता है। और बहुत दबा हुआ खाना है, थोड़ा जल भी गया था, थोड़ा नमक भी ज़्यादा था, लेकिन उसको बहुत सुंदर गोल्डन कोटेड प्लेट, वाइट आइवरी प्लेट पे एकदम से डेकोरेट करके 2 छोटे कटे हुए मिर्च और धनिया के पत्ती के साथ रख के एक छोटा सा बटर का पीस डाल दो, तो लोग उसको ऐसे लपक के खाते हैं जैसे लगता है पता नहीं अमृत परोसा गया हो। तो आप इस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करो, और अगर आप इस तरह के मनोविज्ञान को समझते हो और हमारी बातों को सुनते हो और थोड़ा अमल करते हो, तो आपका भी भाग्य बदलेगा, आपके परिवार का भाग्य बदलेगा और आप अच्छा करोगे। मुझे आशा है कि बीच बीच में जो ये हम 2-4-5 लाइन 2-4 मिनट बोलते रहते हैं, ये आपको अच्छे मार्ग की ओर ले जाएगा। और आप, कुछ स्टूडेंट्स तो क्लास में रिएक्ट करते थे ऑफलाइन में कि अरे सर आप पढ़ा दो ना, तो कोई बात नहीं है, हम पढ़ाते तो हैं ही, लेकिन हमारी इन बातों से कुछ लोग तो प्रभावित होते हैं और वही लोग आगे जा करके अच्छा बनते भी हैं। सर, कोष्ठ की आकार की लवणता को कैसे प्रभावित करती है? कुलदीप, लुकिंग स्मार्ट सर। सर, शायद आपके चेहरे पर स्वेलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल सही, आप तो बिल्कुल
आप तो मेरी माँ की तरह, आई मीन आपका स्नेह बहुत अद्भुत लगता है मुझे। स्विलिंग है क्योंकि थोड़ी देर पहले उठे और खुद ही सब कुछ, आई वॉज ऑन ए रश। सुबह उठे और कॉल आना शुरू हो गया, कॉल अटेंड किया, फिर मैं नहाया, फिर शेविंग किया, फिर अपने लिए एक मग कॉफ़ी बनाया, बहुत बड़ा मग, एक पूरा मग कॉफ़ी बनाया। और दिन की शुरुआत आज बहुत अच्छी नहीं रही है क्योंकि कॉफ़ी के साथ शुरू किया है तो अब एसिडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा। खैर, नहाने से अच्छा लगा। और आप लोग कम से कम एक बार तो दिन में ज़रूर आप लोग भी नहाया करो। स्वेलिंग है, अभी थोड़ा ठीक हो जाएगा क्योंकि रात को सोने में लेट कर दिया मैंने और पूरा रूटीन मेरा खराब हो गया आज का। खैर, कोष्ठ की, पुष्पेंद्र, कोष्ठ की जो आकारकी है, आप जो प्रश्न पूछ रहे हो बार बार कि कोष्ठ की आकारकी का लवणता से क्या संबंध है। थैंक यू सौम्या, थैंक यू हर्षित। ओशनोग्राफी में क्या क्या करंट इश्यूज हैं जितेंद्र, वो तो आपको हम बताते ही चल रहे हैं। जैसे सॉल्ट बजट और ग्लोबल वार्मिंग मैंने बताया, और टेम्परेचर, हीट बजट एंड ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट बताया। उसमें हमने रेड एल्गी वाला बताया, तो बायोलॉजिकल डेजर्ट वाला बताया, तो कोरल ब्लीचिंग वाला बताया, सी लेवल चेंज बताया। अब आगे ज्योग्राफी जैसे जैसे विकसित होगा ना, तो जैसे मैंने अल नीनो का बताया कि उसका रिपीटेशन और साइक्लिंग बढ़ गया है, तो यही करंट है। और ज्योग्राफी में करंट क्या होगा, हम लोग मानव और आर्थिक भूगोल में जब जाएंगे तब वहां पर करंट अलग टाइप का होगा। जैसे मान लो हम लोग आपको पढ़ाएंगे कि सिटी प्लानिंग क्या है, नगरीय नियोजन क्या है। तो नगरीय नियोजन पढ़ाने के क्रम में अब हम लोगों को जो स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट विलेजेस का कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ाना पड़ेगा। तो ये करंट होता है। ज्योग्राफी में करंट बहुत ही साधारण और बहुत ही ब्रॉड बेस्ड होता है कि आप उसमें कोई बहुत करंट एक बहुत बड़ा मीथ है यार। करंट कभी भी यूपीएससी करंट नहीं पूछती है। आप इस लाइन को तो अच्छे से समझो, करंट वही पूछती है जो आपके सिलेबस से उसका रिलेवेंसी बनता हो। ऐसे कोई करंट उठा करके नहीं पूछती है कि विंबलडन का चैंपियन कौन बना और ये पुरस्कार किसको मिल गया। अब मान लो कि बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल पे नोबेल प्राइज मिला, ओके, तो बिग बैंग थ्योरी और जो जो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ो तो क्वेश्चंस ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट से निकल करके आएगा। क्वेश्चन नोबेल प्राइज से निकल करके नहीं आएगा कि नोबेल प्राइज की स्थापना कब हुई, नोबेल कौन था, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, कितना पैसा रह गया था, क्यों डोनेट कर दिया, उसकी शादी क्यों नहीं हुई, उसका बच्चा क्यों नहीं हुआ। ये जो चलता है कथा कहानी, उससे यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं है। ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट पे आप जाओ और ब्लैक होल के पूरे कॉन्सेप्ट को समझोगे तब आप आईएएस के तुल्य बन जाओगे। उसी से फिर डार्क मैटर निकलेगा, ग्रेविटी वेव्स निकलेगा। तो ग्रेविटी वेव्स का कॉन्सेप्ट क्या है, आइंस्टीन वाला जो भी प्रूफ हो गया। तो ब्लैक होल में डार्क मैटर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो चंद्रशेखर लिमिट क्या है, तो सुपरनोवा कॉन्सेप्ट क्या है, रेड ड्वार्फ क्या है, व्हाइट ड्वार्फ क्या है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स एक शब्द से निकलने लगते हैं, उधर जाकर के नॉलेज का रियल्म, आपको आपका ज्ञान परिमंडल उधर फैलना चाहिए, उधर से आप चीजों को ग्रहण करो। तो पढ़ने का एक तरीका जो है ना उसको चेंज करना है पहले तो। और दूसरा देखो, आप समझो न समझो, आपको 24 घंटे में 16 घंटे अपने यूपीएससी की तैयारी के साथ जीना होता है। और इसमें सबसे बड़े बाधक जो होते हैं वो कई बार हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे अपने भाई बहन होते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि इसका हीट क्या है, इसमें इंटेंसिटी क्या है, इसमें वेलोसिटी कैसा देना पड़ेगा। उनको क्या पता है कि ये यूपीएससी का एग्जाम है, ये पूरा ही जो नॉलेज का रियल्म है वहीं से कुछ भी पूछ सकता है। इसमें साइंस भी है, इकोनॉमी भी है, आईआर भी है, क्या नहीं पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जितनी चीजें घटित हो रही है, कमीशंस बन रहे हैं, योजनाएं बन रही है, पॉलिसी। अब एक व्यक्ति के लिए इतना सब कुछ होल्ड करके रखना ब्रेन में तभी संभव है ना जब उसके ब्रेन में बाकी चीजें ना हो, या ब्रेन में पॉल्यूशन ना हो, या उस व्यक्ति को कोई हर्ट ना करता हो। अब इसमें सबसे अच्छा तो यह है कि आप ऐसा एबिलिटी को डेवलप कर लो कि आप किसी के बात से हर्ट ही ना हो। जैसा मैंने शायद कल या परसों कुछ कहा था आपसे, या पता नहीं किस बैच में कहा था, मुझे तो ध्यान नहीं है। ओके, सुमन, आप इतनी अच्छी बात लिख रहे हो। आप
जैसे लोग समझते हैं ना कि यूपीएससी के विषय में ओशनोग्राफी पढ़ाया तो शायद वही नॉलेज है, ऐसा नहीं है। एक टीचर को आईएएस में उसको एक कोच और गाइड और उसको एक साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ता है स्टूडेंट्स के हित में। लेकिन स्टूडेंट ही चाहता है कि हमें सिर्फ फैक्ट दे दो, किताब दे दो, बाकी तो हम पढ़ लेंगे क्योंकि हमको तो विद्वान बनना है। तो ये जो पक्ष है ना, यही अंतर आता है हमारे एक्सपीरियंस से और आपके जो सोचने के तरीके हैं। ये मैंने देखा है, विशेष करके ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्लास में तो ऐसा थोड़ा कम होता था, लेकिन जीएस के क्लास में जाने के बाद बहुत अलग सा फील होता है। वहाँ पे बच्चे लगता है कि जैसे सिर्फ दिल्ली घूमने आए हैं और क्या गॉसिप्स का पूरा दुनिया है और कितना ईगो रखते हैं और क्या क्या बोलते हैं। और खैर चलो ओके, हम लोग अपना काम करते हैं और चलते हैं टॉपिक पे। और टॉपिक नंबर 1 आज का आपका है टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम, अरे ये तो एफ लिख दिया। कई बार ये जो मशीन है ये धोखा देती है। टीएस डायग्राम, ये जो डायग्राम है ना, इसको हम लोग सीखते हैं और इसी को हम लोग सिग्मा टी डायग्राम भी कहा जाता है। यही डायग्राम कहलाता है सिग्मा टी डायग्राम। ये सिग्मा टी डायग्राम भी कहलाता है। एक ही चीज है दोनों, टीएस डायग्राम कहो या सिग्मा टी डायग्राम कहो। अब इस पे हम लोग एक छोटा सा नोट्स लिखते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मॉडल आंसर लिखा जाएगा अगर टीएस डायग्राम पूछता है। पहले इसमें आपको की पॉइंट्स देंगे हम। पहले आपको समझना है कि टीएस डायग्राम है क्या और टीएस डायग्राम की उपयोगिता क्या है। जब भी कोई डायग्राम पे प्रश्न आए, कोई कर्व पे प्रश्न आए, तो आपको लिखना होता है कि कर्व की उपयोगिता क्या है, उसका पर्पस क्या है और उसको कैसे, व्यवहारिकता क्या है उसकी, ये बहुत जरूरी होता है। जैसे हिप्सोग्राफिक कर्व का पर्पस क्या था, तो टीएस डायग्राम का पर्पस क्या था और उसके निर्माण करने के मेथड्स क्या होते हैं, ये सब करना होता है। टीएस डायग्राम में आपको आपके दो शब्द हैं इसमें। पहला है टी और एस। टी का मतलब है टेम्परेचर, एस का मतलब है सैलिनिटी। टेम्परेचर और सैलिनिटी को क्रमशः वाई और एक्स एक्सिस पे रख करके डायग्राम बनाया जाता है। अब टेम्परेचर और सैलिनिटी का अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो हम लोगों को सी वाटर के डेंसिटी का ज्ञान होगा, क्योंकि जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर और सैलिनिटी का ही फंक्शन है। हमने ग्राफ में पहले देखा था संबंध क्या है तीनों में। तो ये आपको समझना है कि ये डायग्राम वास्तव में डेंसिटी को दर्शाता है। टेम्परेचर और सैलिनिटी को हम लोग एक्सिस पे रखेंगे, नीचे एक्स एक्सिस पे सैलिनिटी रखेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर रखेंगे और इसमें संबंध दिखाना होता है पहले तो कि टेम्परेचर अगर हाई होगा तो सैलिनिटी क्या होगा। टेम्परेचर और सैलिनिटी के संबंध को दर्शाते हैं। और दूसरा इसमें हम लोग दर्शाते हैं कि टेम्परेचर और सैलिनिटी का जो संबंध है उसके आधार पर डेंसिटी कैसी होगी वाटर की। तो हम लोग डेंसिटी को देखते हैं वाटर मास के। और जब हम लोग वाटर मास के डेंसिटी को देखते हैं या दिए गए जल के किसी भाग के, समुद्र के किसी भाग के डेंसिटी को समझते हैं और उसके टेम्परेचर और सैलिनिटी को समझते हैं, तब हम लोग वाटर मास यानी जल राशि, जैसे एयर मास होता है वायुमंडल में, वैसे महासागरों में वाटर मास होगा। तो हम लोग वाटर मास की कल्पना को या वाटर मास को चिन्हित करने का प्रयास करते हैं। यानी टीएस डायग्राम के माध्यम से 3 विशेष चीजें निकल करके सामने आ रही है। पहला यह है
कि इसमें हम लोग टेम्परेचर और सैलिनिटी को डिपिक्ट करेंगे, चिन्हित करेंगे, और टेम्परेचर सैलिनिटी के आधार पर डेंसिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, और डेंसिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग वाटर मास यानी जल राशि को चिन्हित करते हैं कि कितनी गहराई पर कौन सी जल राशि है, और गहराई के साथ जल राशियों का डेंसिटी कैसे परिवर्तित हो रहा है, ये सब हम लोग करते हैं। अब इसमें चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि अगर हम लोग टीएस डायग्राम को बनाते हैं और उसमें हम लोग वाटर मास को चिन्हित कर लेते हैं, उनके डेंसिटी के अंतर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, टेम्परेचर के अंतर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सैलिनिटी के अंतर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास जो डेटा कलेक्शन होता है उसके आधार पर हम लोग ओटेक यानी ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटेक यानी ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, तो उस तरह हम लोग ओटेक यानी कि महासागरीय जल में व्याप्त जो लवणता, तापमान और घनत्व का अंतर है उसके आधार पर समुद्र से ऊर्जा की प्राप्ति की जो विधि है, साइंटिफिक विधि है, उस विधि से हम लोग समुद्र से ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी टीएस डायग्राम का उद्देश्य क्या होगा, आप लोग लिखते रहो। टीएस डायग्राम का उद्देश्य ए तापमान एवं लवणता के संबंधों को सैद्धांतिक रूप से स्थापित करना, तापमान एवं लवणता के संबंधों को सैद्धांतिक रूप से स्थापित करना। सैद्धांतिक रूप से। दूसरा, तापमान एवं लवणता के आधार पर जल के घनत्व को निर्धारित करना। तीसरा, जल के घनत्व एवं अन्य भौतिक गुणों के आधार पर जल राशि वाटर मास को चिन्हित करना, फिर लिखो नेक्स्ट, वाटर मास को चिन्हित करना। फिर होगा वाटर मास को चिन्हित करने के पश्चात ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यानी ओटेक विधि के द्वारा ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यानी ओटेक विधि के द्वारा समुद्र से ऊर्जा प्राप्ति की संभावनाओं को क्या
संभावनाओं को चिन्हित करना, तलाशना, संभावनाओं को पहचानना, आकलन करना, प्रमात्रीकरण करना, संभावनाओं की प्रमात्रीकरण करना। ओके, अब ये तो पर्पस था। अब इसके बाद लिखोगे कि लिखो यह डायग्राम हैम्सन हेलैंड ने प्रतिपादित किया। हैम्सन हेलैंड ने प्रतिपादित किया, जिसका उद्देश्य जल राशियों को चिन्हित करना था। जल राशियों का अर्थ है, अब जल राशि पे जाते हैं। जल राशियों का अर्थ है, जल राशियों का अर्थ है महासागरीय जल के अंतः सतही क्षेत्र में उपस्थित अंतःसतही क्षेत्र में उपस्थित एक समान भौतिक गुणों से युक्त, एक समान भौतिक गुणों जैसे घनत्व, लवणता, तापमान से युक्त वह विशाल जल काया, बॉडी ऑफ वाटर, इनॉर्मस बॉडी ऑफ वाटर, वह विशाल जल काया जो वह विशाल जल काया जो अपने थर्मोस्टैटिक संतुलन, तापस्थैतिक संतुलन में कायम रहती है। तापस्थैतिक संतुलन में कायम रहती है। तापस्थैतिक संतुलन में कायम रहती है। इन वायु राशियों, इन जल राशियों को चिन्हित कर, इन जल राशियों को चिन्हित कर महासागर के लंबवत प्रकोष्ठ में, इन द वर्टिकल कॉलम ऑफ द ओशियन, महासागरों के लंबवत प्रकोष्ठ में, महासागरों के लंबवत प्रकोष्ठ में महासागरों के लंबवत प्रकोष्ठ में थर्मोक्लाइन लेयर, थर्मोक्लाइन को ऐसे लिखना है, थर्मोक्लाइन, या इंग्लिश में थर्मोक्लाइन लेयर को
चिन्हित किया जाता है, जहां या जो जल मिश्रण का क्षेत्र होता है या मिक्सिंग लेयर कहलाता है, या मिक्सिंग लेयर कहलाता है। मिक्सिंग लेयर कहलाता है। तथा ओटेक के माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति की संभावना थर्मोक्लाइन संस्तर की संभावना थर्मोक्लाइन संस्तर पर ही निर्भर करती है, पर ही निर्भर करती है, जहां जल राशियों के भौतिक गुणों में, जहां जल राशियों के भौतिक गुणों में वृहत अंतर के कारण, वृहत अंतर के कारण वृहत अंतर के कारण जल का लंबवत मिश्रण होता है। यदि दो जल राशियों में, यदि दो जल राशियों में तापांतर यदि दो जल राशियों में तापांतर 22 डिग्री अथवा अधिक हो, तब ओटेक की संभावना, तब ओटेक की संभावना व्याप्त होती है। ओटेक की संभावना व्याप्त होती है। तो आपको ये सारे पैराग्राफ्स लिखने हैं। अब ओटेक को थोड़ा हम समझाते हैं, क्योंकि ओटेक पे आपको इस डायग्राम में ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो कि ये समुद्र का कटोरा है और इस समुद्र के इस कटोरे में ऊपर में तो सतही जल या थोड़ा अंतः सतही जल, इसमें संचरण होता है, ये संचरण होता है इसमें, ये तो संचरण वाला जल है, मान लो समुद्री धारा है या तरंग है, जो भी है। लेकिन इसके जस्ट नीचे में, इसके बिल्कुल नीचे में, लगभग आप मान लो 200 मीटर के नीचे आप जाओगे तो यहां पर एक जलराशि मिलती है। इस तरह से जलराशि मिलती है जो थर्मोस्टैटिक बैलेंस में है। यहां इसमें इस सेक्टर में जो प्रॉपर्टीज हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो लगभग एक समान होता है। जैसे मान लो इस जलराशि का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है या 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसे कुछ यहां मिला। और उसके बाद उसके नीचे जो एक जलराशि होगी उसका तापमान भी कुछ इसी तरह से, वो भी थर्मोस्टैटिक बैलेंस में रहता है। तो ये एक वाटर मास है, ये है वाटर मास ए, और ये नीचे वाला है, ये होगा वाटर मास बी, ये वाटर मास बी है। अब इन दोनों के बीच में इसका मान लो तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये गहराई हम यहां पर अगर ले लें तो ये 500 मीटर्स मान लेते हैं, या 1000 मान लो, 1000 मीटर है। तो ये गहराई कुछ
जो भी आप मान लो 1800 मीटर की गहराई तक आप यहां मान लो। तो अब ये देखो, ये जो बीच का लेयर है ना, ये संक्रमण क्षेत्र है, ये ट्रांजिशनल लेयर है जो कि वाटर मास ए और बी के बीच में प्राप्त होता है। तो यही ट्रांजिशनल लेयर है, यही कहलाता है थर्मोक्लाइन लेयर, यही थर्मोक्लाइन लेयर है। और ये वाटर मास का दृश्य है। तो जब इस तरह से दो वाटर मास होते हैं जिसमें कॉन्ट्रास्ट हो, कई बार ये उल्टा भी हो सकता है। मान लो कि ध्रुवीय प्रदेश में हम लोग जाएंगे तो ध्रुवीय प्रदेश में जो ऊपर का वाटर मास होगा उसका तापमान 0 हो सकता है, और नीचे जो अधिक लवणीय जल है, जहां पर लवण उष्मा को अवशोषित करके होल्ड करते हैं या लवण आयोनाइज हो जाते हैं, तो वहां लवणीय जल होने के कारण, नीचे वाला जल होने के कारण, वहां संभावित है कि वहां पे जाकर के तापमान नीचे वाला आपको 20 मिल जाए, 22 मिल जाए। तो इस तरह नीचे तापमान भी कई बार ऊपर हो सकता है। तो वाटर मास कई बार ठंडा ऊपर, नीचे ठंडा, ऐसा हो सकता है। दोनों कंडीशंस में बीच में थर्मोक्लाइन लेयर बनेगा। और थर्मोक्लाइन लेयर में क्या होता है कि चूंकि दोनों के बीच, दोनों का फिजिकल कॉन्ट्रास्ट, ए और बी का फिजिकल कॉन्ट्रास्ट बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, तो दोनों के बीच में सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। इधर से जल ऊपर और ऊपर का जल नीचे, इधर से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे। तो बीच वाला जो संक्रमण क्षेत्र है थर्मोक्लाइन लेयर, वहां पे वर्टिकल करंट्स जैसा उत्पन्न होने लगता है। अगर वर्टिकल करंट्स उत्पन्न हो तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी में हम लोग, ये देखो शीट हमने डाल दिया, मान लो हमने इस तरह से एक शीट डाल दिया। ये शीट का पैटर्न कुछ दिखा देते हैं। ये इस तरह से शीट हमने इसमें एक डाल दिया। ये शीट कहलाता है पीजो इलेक्ट्रिकल शीट। और ये जो पीजो इलेक्ट्रिकल शीट हमने अंदर में इंसर्ट किया है, तो इस पे जो ऊपर की ओर जाने वाली और ऊपर से नीचे की तरफ मिक्सिंग करने वाली जो करंट्स हैं, वो इस पे दाब उत्पन्न करेंगे। यानी इस शीट पर क्या उत्पन्न होगा? फिजिकल स्ट्रेस। इस पर फिजिकल स्ट्रेस उत्पन्न होगा, भौतिक दाब उत्पन्न होगा, जिससे इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, वो पीजो इलेक्ट्रिकल ट्यूब होता है ना, ये SiO2 का होता है, सिलिका का होता है। तो ये इसी को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल करंट्स में, ये इलेक्ट्रिकल करंट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से ओटेक काम करता है। ओटेक कैसे काम करता है उसको एक बार फिर से आप देखो। पीजो इलेक्ट्रिकल ट्यूब्स को मैंने अंदर डाला, उस पर वर्टिकल करंट से दाब उत्पन्न हुआ, फिजिकल स्ट्रेस हुआ, उससे काइनेटिक एनर्जी को जो SiO2 है, जो सिलिका का बना होता है, वो शीट होता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है। आपने देखा होगा कैसे फोटोवोल्टाइक सेल्स बनता है या सोलर वाला कैसे लगा रहता है, वो भी तो सिलिका का ही रहता है ना, वो थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। इसमें भी फिजिकल स्ट्रेस है प्लस तापमान का कॉन्ट्रास्ट है, तो फिजिकल प्रेशर, फिजिकल स्ट्रेस प्लस जो थर्मल कॉन्ट्रास्ट है, तापीय विरोधाभास है, उसी को ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल करंट्स में। तो ये ओटेक बन जाता है। अब इसको लिखो, इसको थोड़ा सा लिख लो। वीडियो स्टॉप तो नहीं हुआ है ना, आ रहा है ना? एक बार यस लिखो। ओके, राइट। मुझे थोड़ा जल की आवश्यकता है, आप तब तक उसको बनाओ। और TS डायग्राम में नेक्स्ट पैराग्राफ आपको लिखना है।
टीएस डायग्राम को हम लोग 3 स्टेज में चिन्हित करते हैं और ये पहला स्टेज इसका बहुत ही सिंपल होता है कि आप ग्राफ में टेम्परेचर विथ डेप्थ और सैलिनिटी विथ डेप्थ इन 2 चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे कि टेम्परेचर का चेंज कैसे हो रहा है गहराई के साथ और टेम्परेचर कैसे परिवर्तित हो रही है वही गहराई के साथ और लवणता कैसे चेंज हो रही है गहराई के साथ। आपको इन 2 चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है। तो आगे लिखो आप टीएस डायग्राम का स्ट्रक्चर, उसकी संरचना क्या होती है। उद्देश्य हो गया, किसने दिया वो हो गया, और आपने वाटर मास की संकल्पना को समझा। अब वाटर मास पे अगर मान लो कभी कोई प्रश्न आ भी जाए तो वाटर मास पे आप लिख सकते हो कि वाटर मास है क्या, कौन कौन से गुणों की प्रधानता होगी। आप डायग्राम बना सकते हो, आप उसको ओटेक से जोड़ सकते हो, उसमें थर्मोक्लाइन लेयर बना सकते हो और थर्मोक्लाइन लेयर पे अगर प्रश्न आता है तब भी आप लिख सकते हो। मेरा स्टूडेंट तो असली वही है जो कि कोई भी प्रश्न कैसे भी आए उस पर बहुत अच्छा लिख सके। जैसे मान लो हमने कहा कि थर्मोस्टैटिक बैलेंस होता है वाटर मास के अंदर में, तो उसमें लवणता और अन्य भौतिक गुणों लगभग एक समान होते हैं। विशाल काया होती है जल राशि की, वो अंतः सतही होता है। 200 मीटर के नीचे वायु राशि जल राशियां ज़्यादातर प्राप्त होती हैं। सतह पर भी हो सकती हैं, ठंडी हो सकती हैं जल राशियां, गर्म हो सकती है जल राशियां। तो ये हमने जितना बताया, इसको अगर आप चाहोगे कि हम स्ट्रक्चर करके जल राशि पर कुछ लिख लें तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हो। जल राशि हमारे सिलेबस में दिखता नहीं है, लेकिन जल राशि पर प्रश्न आने की बहुत बड़ी संभावना लग रही है मुझे। और जल राशि पे एक बहुत सुंदर नोट्स तैयार करो। उसमें क्या लिखोगे, जल राशि क्या है। सबसे पहले तो जल राशि क्या है, जल राशि की विशेषताएं क्या होती है, गहराई कहाँ तक होगा, फिर जल राशि के बीच में थर्मोक्लाइन लेयर क्या होता है, फिर थर्मोक्लाइन लेयर में कौन सी प्रक्रिया कार्य कर रही है, फिर जल राशियों का उद्देश्य क्या है चिन्हित करने का, फिर ओटेक पे आ जाओगे, फिर ओटेक की पूरी प्रक्रिया को लिखोगे। ये वीडियो आप 5 बार कम से कम देखोगे। तो ये सारा जो मटेरियल इकट्ठा हो रहा है ना, इसको आप जल राशि पे एक सुंदर बढ़िया संरचना बना करके लिखो। और आप देखोगे तो डीएस लाल की किताब में भी जल राशि पर एक चैप्टर दिया हुआ है। तो संभावना बन रही है जल राशियों के ऊपर में। चलते हैं स्टेज 1 में। स्टेज 1 में देखते हैं क्या है। स्टेज 1 में हम लोग क्या करते हैं, जब भी टीएस डायग्राम बनाना हो या सिग्मा डायग्राम, सिग्मा टी डायग्राम बनाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्राफ लेंगे सिंपल वाला, और इस ग्राफ में सैलिनिटी रखते हैं एक्स एक्सिस पर, यहां पर सैलिनिटी रखो और उसको कैलिब्रेट कर दो। इधर टेम्परेचर रखो, टेम्परेचर भी रखोगे और डेप्थ भी वाई एक्सिस पर ही रहेगा। तो ये डेप्थ है नीचे की ओर इस तरह से, और ये हमारा जो सबसे ऊपर का पार्ट है, इसी को हम लोग 0 यानी सी लेवल ले लेंगे। टेम्परेचर यहां पर मान लो 27 डिग्री है, तो ये 10 डिग्री है, तो ये 5 डिग्री है। इस तरह से यहां पे ये बनता है। अब देखो, इस ग्राफ में समझना है, इस ग्राफ में अगर हम लोग तापमान और सैलिनिटी के अंतर संबंध को देखेंगे तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी। ये निकलता है ना कि तापमान जब बढ़ेगा तो सैलिनिटी भी बढ़ेगी, या सैलिनिटी जहां पर उच्च होता है वहां पर तापमान भी उच्च होता है, समानुपाती है। तो अगर ये हम डायगोनल को यहां पे ड्रॉ कर देंगे तो आप देखो ध्यान से, ये जो डायगोनल हमने ड्रॉ किया, ये डायगोनल बिल्कुल दोनों की रिलेशनशिप को दर्शाता है। जैसे यहां अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं, मान लो थ्योरेटिकली यही होता है कि हम लोग यहां से इस पॉइंट को हमने लिया,
यहां पर हमने आइडेंटिफाई किया S2T2, यहां पर हमने एक पॉइंट और लिया, इसको आइडेंटिफाई किया S1T1। S1 का मतलब हो गया कि हमने लवणता के वैल्यू को लिया है, T1 का मतलब है हमने तापमान के वैल्यू को लिया है। तो एक दिए गए गहराई पर, मान लो इस गहराई पर, इस डेप्थ पर, ये डेप्थ यहां पर 500 मीटर था, वहां हमने इसको ऐसे लिया। ये डेप्थ यहां पर हमने 1000 मीटर पे हमने एक सैंपल लिया सैलिनिटी टेम्परेचर का, तो यहां पर हमें कुछ और मिला। ऐसे ही हम लोग यहां पर भी देखेंगे तो ये भी यहां मान लो कि 1500 मीटर की गहराई पर यहां पर हमारा S3T3, S क्या है सैलिनिटी, T क्या है लवणता। तो हमने सैंपल्स लिए हैं, यानी यहां पे क्या रिलेशनशिप बन रहा है कि अगर आप तापमान कम होगा और तो तापमान कम होगा तो लवणता भी यहां देखो कम हो गई है, हो गया है ना। तापमान भी कम है, लवणता भी कम है। यहां इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, तो यहां से लो लवणता थोड़ी बढ़ी है तो तापमान भी बढ़ा हुआ है। यहां देखोगे, यहां देखो तो लवणता उच्च है और यहां तापमान भी उच्च है। तो ये जो लाइन दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, और यही होता है इस TS डायग्राम का आधारिक संरचना, जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। ओके, तो हम पहले इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। अब ये जो लाइन हमने दिखाया, ये जो लाइन हमारा है, इसको क्या मान लें, इसको मान लेते हैं XY लाइन। अगर मान लेते हैं X यहां ले लें, तो ये लाइन को X और इसको यहां Y रख लें, तो ये जो XY लाइन है, ये XY रेखा है, ये दिखा रहा है थियोरेटिकल रिलेशनशिप, सैद्धांतिक संबंध बिटवीन सैलिनिटी एंड टेम्परेचर, ये उसको दिखा रहा है। मुझे आशा है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। किताबों में समझना बहुत मुश्किल है, दुष्कर है, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो ये सैलिनिटी और टेम्परेचर के अंतर संबंध को दर्शा रहा है। थ्योरेटिकली ऐसा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा अंतर होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि मान लो कि हम और तुम गए और हम दोनों ने डिसाइड किया कि आज हमें एक समुद्र के भाग का, अरब सागर का TS डायग्राम बनाना है और देखना है कि यहाँ पर ओटिक या एनर्जी हार्नेस करने का जो टेक्निक है उसको लगाया जा सकता है कि नहीं, वाटर मास मिलता है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दोनों एक साथ नीचे गहराई में जाएंगे, हाथ पकड़ करके नीचे जाएंगे। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा कि हम टेम्परेचर को मापें, आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा कि आप लवणता को मापें, और हम लोग दोनों धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। तो 500 मीटर की गहराई पर हमारा क्या मिला, तुम्हारा क्या मिला। फिर नीचे जाओगे तो उसी को S1T1 कहते हैं। फिर नीचे जाओगे तो S2T2 ऐसे मिलेगा। फिर उसके बाद नीचे जाओगे तो अगर हम लोगों का जो टेम्परेचर का चेंज और अगर सैलिनिटी का चेंज अगर बिल्कुल आनुपातिक होगा तब ये थ्योरेटिकल लाइन मिलेगा। लेकिन जो चेंज होता है वो आनुपातिक नहीं होता है। आप देखोगे कि ऊपर में लवणता तो लगभग एक समान थी, फिर नीचे जाके अचानक उसमें चेंज हुआ, फिर अचानक इधर कम हो जाता है या बढ़ जाता है। तो इस कारण से ये थ्योरेटिकल लाइन नहीं मिलेगा, और जो हम लोग को लाइन मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये इस तरह से एक लाइन मिलेगा, फिर ये दूसरा लाइन मिल सकता है, और ये हमारा कहलाएगा हैलोक्लाइन, जो हमने आपको बताया हुआ है। ये हैलोक्लाइन है, ये हमारा है थर्मोक्लाइन। तो हम लोग यहां पर मान लो कि इस भाग पे हमने S1T1 लिया, इस पॉइंट पे हमने S1T1 लिया, यहां पर हमने वही S2 और T2 लिया, और इस भाग में आने के बाद यहां पर हमारा S3 और T3 हुआ। अब देखो ये जो दोनों लाइन है, यानी जो हैलोक्लाइन है एंड हैलोक्लाइन और जो थर्मोक्लाइन है, हैलोक्लाइन और जो थर्मोक्लाइन है, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, और ये वास्तविक मिलेगा आपको।
ये इस तरह का ऐसा मिलेगा। ये तो थ्योरेटिकली मिल रहा है, ये थ्योरेटिकली है। लॉरेंज कर्व शायद आपने पढ़ा होगा, कभी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। तो ये लॉरेंज कर्व की तरह ही बन रहा है कि ये जो लाइन है ये थ्योरेटिकल दिखा रहा है टेम्परेचर सैलिनिटी रिलेशनशिप को, और ये जो दो लाइन दिखा रहा है ये वास्तविक है। हैलोक्लाइन और थर्मोक्लाइन का बिहेवियर इसी तरह से होता है। अब हम लोग इसी में S1 T1, S2 T2, S3 T3 ये सब हम लोग इसी तरह से प्लॉट करते हैं। तो हमने क्या दिखाया, निष्कर्ष क्या है, हैलोक्लाइंस आर पैरेलल टू थर्मोक्लाइन। तो ये हमने दो लाइन का जो वास्तविक हैलोक्लाइन और थर्मोक्लाइन का बिहेवियर है उसको मैंने आपको दर्शाया है, उसको टीएस डायग्राम पे हमने प्लॉट किया है। तो टीएस डायग्राम का ये स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से बनता है। ये तो हम लोग स्टेज 1 में हम लोग इस डायग्राम को बनाने के क्रम में सबसे पहले यही करते हैं कि टीएस डायग्राम का स्ट्रक्चर पहले ही बनता है। अब हम लोग अब इसको ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ करो। कुछ 30 सेकेंड्स का समय आपको देते हैं। हट जाते हैं क्योंकि सामने हैलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, दोनों की जो समानांतरता है उसको आपको देखना है। दोनों समानांतर किस रूप में है। और अब नेक्स्ट चलते हैं और स्टेज 2 में चलते हैं। इस डायग्राम को बनाना है, नेक्स्ट में चलते हैं। तो स्टेज 2 में हम लोगों को डेंसिटी ग्राफ बनाना होता है। डेंसिटी ग्राफ जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग वाटर मास का आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, वाटर मास का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो फिर से वही ग्राफ हम लोगों को लेना है, इसी तरह से जो हमने ग्राफ बनाया था वही ग्राफ यहां फिर से लेना है। यही हमारा यहां पर थर्मोक्लाइन और हैलोक्लाइन इस तरह से आया था, और ये हमारा था यहां पर टेम्परेचर, यहां पर था सैलिनिटी, और ये था हमारा 31, ये हमारा था 37, 31, 37। ये हमारा हैलोक्लाइन दोनों का पैटर्न है। आपको एक चीज बता दें कि अगर हैलोक्लाइन और थर्मोक्लाइन दोनों समानांतर नहीं आ रहा है किसी रिसर्चर का, तो इसका मतलब कि डेटा गलत है, क्योंकि ये लॉ गलत हो ही नहीं सकता है। जहां तापमान अधिक है वहां लवणता अधिक होगी ही होगी। ओके, हमारे साथ साथ बन गया, वेरी गुड। ओके, तो ये जो ग्राफ है इसमें फिर से आप वही चीज़ों को 27 था हमारा, 15 डिग्री था, 5 डिग्री था, उसी को प्लॉट करो। और डेप्थ भी यहीं पे आपको दिखाना होगा, डेप्थ भी इधर ही है, इसी पर डेप्थ है नीचे की ओर। जो हमने किया था कि यहाँ पर 0 किलोमीटर है, तो यहाँ पे कुछ हमने 1500 या 2000 मीटर जो भी दर्शाया था। अब ये क्या है कि हम लोग को अब डेंसिटी आइडेंटिफाई करना है। तो डेंसिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी विधि क्या है, और डेंसिटी को सिग्मा वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप लिखो स्टेज 2। स्टेज 2 में लिखो कि लवणता एवं तापमान के आधार पर, लवणता एवं तापमान के आधार पर घनत्व को निर्धारित किया जाता है। घनत्व को निर्धारित किया जाता है क्योंकि डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ सैलिनिटी एंड टेम्परेचर। Density is the function of salinity and temperature.
सैलिनिटी और टेम्परेचर का फंक्शन है। अब लिखो, सामान्य या फ्रेश वाटर का डेंसिटी 1.0 माना जाता है। पानी के घनत्व को ही घनत्व का इकाई माना जाता है। जैसे मान लो कि कहीं लिखा रहे कि भूपर्पटी का घनत्व 2.6 है, 2.7 है, तो आप इसका अर्थ ये होता है कि जो भूपर्पटी है वह जल के घनत्व की तुलना में 2.6 टाइम्स ज्यादा है। कहीं घनत्व लिखा रहेगा कि 10.0 है, मतलब जल के घनत्व से 10 गुना ज्यादा घनत्व वाला है, ये मतलब होता है उसका। तो हम लोग फ्रेश वाटर या जल के घनत्व को 1.0 लेते हैं। लिखो, जबकि समुद्री जल लवणीय होने के कारण अधिक घनत्व वाला होता है। अधिक घनत्व वाला होता है। लिखो, माना कि जल राशि A में जल का घनत्व 1.028 है। सिग्मा के मान को प्राप्त करने के लिए इसमें शुद्ध जल के घनत्व को घटाया जाता है। शुद्ध जल के घनत्व को घटाया जाता है एवं पुनः 1000 से गुणा किया जाता है, जिससे सिग्मा का मान प्राप्त होगा। तो यहां मान लो कि इस भाग में जल का घनत्व था A में 1.028 था और B में 1.036 था और C में 1.032 था। ऐसे जल का घनत्व है, तो हम लोग उसको सिग्मा में कन्वर्ट कर लेते हैं और सिग्मा में कन्वर्ट करने के बाद उसको दर्शाते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर हमने मान लो S1T1 यहां पर मान लो हमने मान निकाला था, इस कॉलम के लिए S1T1 निकाला था। तो यहां पर जो ये रेखा है, ये जो रेखा है इस तरह से, ये हमारा कहलाता है पिक्नोक्लाइन। तो ये होगा सिग्मा 28। फिर वैसे यहां से हमने मान लो निकाला ऐसे, तो ये होगा सिग्मा 32। वैसे ही हम यहां पे देखेंगे। एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैंने ना एक बहुत छोटी सी भूल की है। बहुत छोटी सी, कुछ नहीं भूल किया है, आप बस ध्यान से देखते रहो।
कई बार लाइंस को ड्रॉ करने में, हाँ कुछ नहीं था ये, हाँ आपको देखना है कि मुझे 3-6, सॉरी कौन सा था पहले, ए, हाँ सिग्मा 28 को प्लॉट करना है। तो हम इस पूरे जल राशि में यहां से देखेंगे तो ये सिग्मा 28 प्लॉट किया है हमने, और ये यहां पर हमने S1 T1 को लिया, यहां पर हमने S2 T2 को लिया। तो ये हमारा है सिग्मा 32, और ये जो हमने लिया ये है सिग्मा 36, और ये हमने S3 T3 के आधार पर इसको तैयार किया। ये जो रेखा हमने ड्रॉ किया है ना, ये कहलाता है पिक्नोक्लाइन। ये है पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन का मतलब होता है सम, वह रेखा जो घनत्व के अंतर को दर्शाए, घनत्व के अंतर को दर्शाए। जैसे हेलोक्लाइन है, लवणता के अंतर को दर्शाए, और क्या, हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन जो कि तापमान के अंतर को दर्शाए। वैसे ही है पिक्नोक्लाइन जो कि घनत्व के अंतर को दर्शाए। अब इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम, ये हमारा फाइनल डायग्राम है, ये हमारा फाइनल डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो क्या क्या तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं, इसका विश्लेषण करना अब बहुत आवश्यक है। और डायग्राम का पर्पस क्या था और डायग्राम का उद्देश्य, और ये सब कुछ अब आपको अच्छे से समझना है, आपको समझना है। यहां पर हमने डेप्थ लिया था, ये डेप्थ था। देखो सबसे पहले तो इस डायग्राम में वायु राशियां चिन्हित हो गई। ए और बी क्या है, ये है वार्म, वायु राशि नहीं जल राशि, वार्म वाटर मास। बी क्या है, बी हमारा है कोल्ड वाटर मास। ये कोल्ड है, कोल्ड है इसीलिए देखो इसका घनत्व भी नीचे में ज्यादा आ रहा है, और ये वार्म है इसलिए इसका घनत्व कम आ रहा है। और सी है हमारा थर्मोक्लाइन लेयर, सी है हमारा थर्मोक्लाइन लेयर। और फिर हम देखेंगे तो ये हमारा है थर्मोक्लाइन, और ये लाइन हमारा है हेलोक्लाइन। तो हम इसमें दिखा रहे हैं कि तापमान, और क्या दिखा रहे हैं इस लाइन के द्वारा, तापमान। और ये भी लाइन था हमारा थ्योरेटिकल, इसको भी आप ड्रॉ करोगे। ये भी हमारा, मैंने एक्सप्लेन किया था इस लाइन को कि ये थ्योरेटिकली दिखाता है टेम्परेचर सैलिनिटी का रिलेशनशिप। अब इस ग्राफ में क्या क्या चीजें निकल रही है वो आप देखो। इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइन दिखा रहा है थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। ये दिखा रहा है एक्चुअल रियलिटी, जो वास्तविकता है तापमान और लवणता के बीच में जो गहराई के साथ परिवर्तन होता है उसमें भी वो समानुपाती होता है, ये वास्तविक हमारा है। और ये जो लाइंस तीनों हमने ड्रॉ किया है ये घनत्व के अंतर को गहराई के साथ दिखा रहा है। और ऊपर में ये लाइन चूंकि हॉरिजॉन्टल है, मान लो कि पिक्नोक्लाइन हमारा ऐसे हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या है कि वायु जल राशि अपने हॉरिजॉन्टल लेयर में लगभग एक समान घनत्व वाला है। तो ये एक जल राशि है। अगर ये पिक्नोक्लाइन इस तरह से रहता है, स्मूथ कर्व रहता है, तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लेयर में घनत्व लगभग एक समान है। इसका मतलब है कि वहां पर जल राशि है। वही तुम देखो, अगर मान लो ये पिक्नोक्लाइन ऐसे रहेगा पिक्नोक्लाइन, इसका मतलब है कि जो जल का घनत्व है वो लंबवत कॉलम में लगभग एक जैसा है, या लंबवत कॉलम में वो डिक्लाइन कर रहा है। तो इसका जो आकृति होता है ना, ये पिक्नोक्लाइन का जो शेप होता है वो एक बहुत बड़ा, वो इंडिकेट करता है कि जल राशि है या नहीं। अगर पिक्नोक्लाइन समघनत्व रेखा अगर क्षैतिज कर्व की तरह है, इसका मतलब उसमें जल राशि है, क्योंकि दिए गए बड़े अक्षांशों पर लगभग एक समान जल राशि, जल का घनत्व प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा दिखा रहा है कि नीचे में जल का घनत्व 36 है, बीच में 32 है, ऊपर में 28 है। तो ये ABC 3 लेयर इसमें साफ दिख रहा है इस ग्राफ में। तो हमारे TS डायग्राम का उद्देश्य यही होता है कि इसमें हम लोग सबसे पहले तापमान और सैलिनिटी के रिलेशनशिप को दिखाएं, फिर तापमान और सैलिनिटी के रिलेशनशिप के आधार पर हम लोग डेंसिटी के साथ रिलेशनशिप दिखाएं, फिर हम लोग डेंसिटी के आधार पर
जल राशियों का ए और बी को आइडेंटिफाई करें, फिर जल राशियों को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग सी यानी थर्मोक्लाइन लेयर को आइडेंटिफाई करें, और इसके बाद हम लोग ओटिक कैसे बन सकता है, एनर्जी का कैसे हार्नेस कर सकते हैं, इसके विषय में ज्ञान हो। यही है हमारा टीएच डायग्राम और यही है इसका उद्देश्य, और इसी तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है। हमने पूरे डिटेल में आपको बताया, आशा है कि आपके समझ में आया होगा। और हम एक छोटा सा पानी का ब्रेक लेते हैं। कितने लोगों के समझ में आ गया मुझे बताओ लिख करके। ये जो वाटर, ये तो हमने दिखाया था ना, ये लाइन तो हमने दिखाया था कि यहां पर टेम्परेचर और सैलिनिटी का प्रभाव क्या होगा। अगर आप वाटर बॉडी को देखोगे या वाटर मास को देखोगे तो ये पूरा एक वाटर मास है, ये पूरा दूसरा वाटर मास है, पूरा नीचे ऐसे 3 लेयर्स में ये है। ये तो हमने दिखाया था कि यहां पर इस पॉइंट पे कैलकुलेशन दिखाया था कि सैलिनिटी और टेम्परेचर का अंतर संबंध क्या है, दोनों का अंतर संबंध क्या है। बी वाटर मास पूरे सेक्टर में है, ये भी पूरे सेक्टर में है, ये पूरे सेक्टर में है। कुछ किताबों में, या इसको सिंपल ऐसे भी दिखा सकते हो, बहुत ही सिंपल हो सकता है, हम बहुत डिटेल में चले गए। टी और एस यहां पे दिखाओ, और ये रहा तुम्हारा इस तरह से बना हुआ, ये है तुम्हारा सिग्मा 36, सिग्मा 32, सिग्मा 28। ये भी ऐसे दिखाया जा सकता है। इस ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है कि वाटर मास, वाटर का ये पूरे को ओशियन मान लो, ये पूरा ओशियन डेप्थ है, ये पूरा डेप्थ है ओशियन का, और डेप्थ में यहां पे आप कैलिब्रेट कर दो तो ये 0 है, तो ये यहां पर 2000 मीटर का डेप्थ है। टेम्परेचर को आप आइडेंटिफाई कर लो 27, 15। तो ये जो आप इस पे भी दिखा सकते हो कि सिर्फ इसमें हमने पिकनोक्लाइन दिखाया है, ये हमने सिर्फ पिकनोक्लाइन दिखाया है। इसमें पूरा डिटेल नहीं है, लेकिन वो डिटेल वाला ज्यादा प्रचलित है। ये इस तरह का डायग्राम आपको मिलेगा डीएस लाल वगैरह में, ये मिलेगा आपको। तो ये भी सिग्मा टी डायग्राम है। अब इसमें सिग्मा का वैल्यू कैसे आया मैंने आपको बता दिया कि सिग्मा का वैल्यू 28 क्यों लिख रहे हैं। ओके, अब आप लिखो महासागरीय धाराएं, और महासागरीय धाराओं पे हम लोग चलते हैं, नया विषय है, और इसका डिटेल अध्ययन करेंगे। और महासागरीय धाराओं में जो करंट अफेयर होता है, जैसे मान लो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है, या जो एमॉक है, अटलांटिक मेरिडियोनल ओशियानिक सर्कुलेशन, एमॉक, थर्मोहेलाइन, ये सब इसी से करंट निकल करके आएगा। तो ओशनोग्राफी का सारा करंट आपका हमारे साथ ही हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, साल 2 साल 3 साल के बाद अगर आप मेंस लिखोगे तो आपको कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर को देखने और उसको पढ़ने समझने की आवश्यकता जरूर होगी, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें नई नई आने लगती हैं, नया रिसर्च होता है, साइंस का तो लगातार डेवलपमेंट जारी है। अब आप लिखो समुद्री धाराएं। सबसे पहले तो इसका एक परिचय लिखेंगे, और परिचय में आप लिखो महासागरीय जल में गतिकीय एवं उष्मागतिकीय
महासागरीय जल में गतिकीय एवं उष्मागतिकीय प्रभाव से विभिन्न प्रकार के संचरण व्याप्त होते हैं। बाप रे, बहुत गर्म है इसलिए बहुत साउंड आ रहा होगा आप लोग के पास पानी पीने का। लिखो, महासागरीय धाराओं से तात्पर्य विशाल जल राशि के क्षैतिज विस्थापन से है। विशाल जल राशि के क्षैतिज विस्थापन से है, जो लंबी दूरी तक वर्ष भर लगभग एक नियत दिशा में अंतः समुद्री एवं सब ओशियानिक एंड सब एरियल, अंतः समुद्री एवं वायव्य या वायुमंडलीय कारकों के प्रभाव से संचरित होता है। लिखो, मार्मर के अनुसार, मार्मर के अनुसार समुद्री धाराएं सतही अथवा उपसतही जल का क्षैतिज प्रवाह है, जो अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन को नियत करने के उद्देश्य से तापगतिकीय संचरण के रूप में प्राप्त होता है।
ग्रांट ग्रॉस के अनुसार हमारे बड़े फेवरेट है ये। ग्रांट ग्रॉस के अनुसार समुद्री धाराएं, महासागरीय धाराएं दाब प्रवणता बल के उत्पाद्य होते हैं, जहां प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पीजीएफ इज इक्वल टू Z इंटू डी इंटू जी। Z डेप्थ ऑफ वाटर, जल की गहराई है, D जल का घनत्व, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप लिख पा रहे होगे। ओके, अब Z, D और G तीनों का व्याख्या इसका करना है। मान लो ये जो जल की गहराई है, जल का घनत्व है, ये सब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब हो गया कि दाब प्रवणता बल वहां उच्च होगा जहां जल की गहराई अधिक है, जहां डेंसिटी ऑफ वाटर अधिक है और जहां गुरुत्वीय त्वरण अधिक है। तो ये सबसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीजीएफ। हमारा पीजीएफ तीनों वेरिएबल से डेप्थ ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीनों वेरिएबल का से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती संबंध है। यानी पीजीएफ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि यहां पर दाब है 1000 MB का और यहां पर दाब है 100 MB का, तो ये क्या है, हाई प्रेशर है, ये क्या है, लो प्रेशर है। तो हाई और लो के बीच में जो अंतर है, ये जो 900 MB निकला, ये 900 MB पीजीएफ है। ये हम लोग वायुमंडल के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा समझते हैं। 900 MB क्या हो गया, पीजीएफ को दिखा रहा है, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को दिखा रहा है। ग्रेडियंट फोर्स यानी जो प्रवणता के कारण, अंतर के कारण जो शक्ति उत्पन्न हो, जैसे यहां पे दाब के कारण, समुद्र में ये दाब के कारण भी होगा और दाब के साथ साथ जल के घनत्व के अंतर के कारण, लवणता के अंतर के कारण, तापमान के अंतर के कारण, डेंसिटी में तो सारा फैक्टर आ गया ना, इसलिए इस फॉर्मूले में सिर्फ डेंसिटी को रखा गया है। लेकिन जहां भी ताप का अंतर होगा वहां भी प्रवणता है, जहां पे दाब का अंतर है वहां प्रवणता है, घनत्व का अंतर है वहां प्रवणता है। तो दाब प्रवणता बल जो है, वो जो फोर्स क्रिएट होता है अंतर के कारण, उसको हम लोग, उसका समानुपाती क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर। यानी जहां भी जल की गहराई अधिक होगी वहां समुद्री धाराएं तीव्र होंगी, जहां भी जल की गहराई अधिक होगी वहां समुद्री धाराएं तीव्र होंगी। जहां डेंसिटी ऑफ वाटर का अंतर अधिक होगा, घनत्व का अंतर अधिक होगा, वहां पर समुद्री धाराएं तीव्र होंगी, पीजीएफ का मान बढ़ेगा। और जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अधिक होगा, ग्रेविटी का मान अधिक होगा, गुरुत्वीय त्वरण अधिक होगा। जैसे हम लोग विषुवत से अगर ध्रुवों की ओर जाते हैं
तो विषुवत से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है, ध्रुवों की ओर गुरुत्वीय मान बढ़ता चला जाता है। यानी जो धाराएं विषुवत से निकल करके ध्रुवों की ओर जा रही हैं तो उनकी गति ऊपर की ओर, ध्रुवों की ओर निरंतर बढ़ती चली जाएगी। इस फॉर्मूले से यही ग्रांट ग्रॉस कहना चाहते हैं। और अगर आप ये फॉर्मूला लिखोगे यूपीएससी में तो मुझे तो लगता है कि बहुत बहुत अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है इससे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि महासागरीय धाराओं का महत्व क्या है। महत्व में चलते हैं, 4-5 पॉइंट महत्व का लिख लो। लिखो ए, अक्षांशीय उष्मा के संतुलन को कायम करते हैं। बी, अंतर्राष्ट्रीय नौगम्यता एवं व्यापार, समुद्री धाराओं से तो होता ही है, जहाज उसी की दिशा में चलाओ, अंतर्राष्ट्रीय नौगम्यता एवं व्यापार। सी, समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों को पोषित करते हैं, कोरल रीफ हो, फिशिंग बेल्ट हो, समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों को पोषित करते हैं। चौथा, गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिश्रण क्षेत्र में मत्स्यन के केंद्र प्राप्त होते हैं, ये सबको पता है। ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के क्षेत्र में मत्स्यन के केंद्र प्राप्त होते हैं। फिर आप ओटेक की बात कर सकते हो, या फिर आप बात कर सकते हो समुद्री धाराओं से ऊर्जा की प्राप्ति। समुद्र से ऊर्जा की प्राप्ति, धाराओं में जो गति है, तापमान का अंतर है, उससे भी ऊर्जा हार्नेस करने का एक स्कोप है। ओके, फिर आप चलते हैं इसके समुद्री धाराओं के प्रकार पे। प्रकार बहुत ही सरल है, जैसे एक होता है करंट, दूसरा होता है ड्रिफ्ट, तीसरा होता है चैनल, और चौथा होता है स्ट्रीम। करंट में क्या होता है कि इसका वेलोसिटी हाई, वॉल्यूम भी हाई रहता है। ड्रिफ्ट में वेलोसिटी लो, वॉल्यूम डबल हाई, बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहेगा। चैनल में वेलोसिटी हाई, वॉल्यूम बहुत लो। स्ट्रीम में वेलोसिटी बहुत हाई और वॉल्यूम भी थोड़ा हाई रहेगा, बहुत हाई नहीं लेकिन रहेगा। अगर आप इस इक्वेशन को लिख लो तो बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ व्यक्त कर दिया गया। और इन शब्दों के मूल अंतर को भी आप समझोगे। और जैसे मान लो कि हम लोग कहीं पे जाकर के स्ट्रीम का एग्जांपल लेंगे तो भाई गल्फ स्ट्रीम का नाम आएगा, तो गल्फ स्ट्रीम में आप समझ जाओगे स्ट्रीम का मतलब वेलोसिटी बहुत हाई होगा, इसका हाईएस्ट वेलोसिटी दिखा रहा है हमारे ग्राफ में, हमारे इस टेबल में। वॉल्यूम भी हाई होगा और इसका वेलोसिटी बहुत हाई होगा। कहीं पे अगर आपको सीधे मिलेगा ड्रिफ्ट यानी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, तो इसका मतलब है कि इसका वेलोसिटी कम है और वॉल्यूम बहुत हाई है। चैनल में क्या होगा, वेलोसिटी हाई है और वॉल्यूम कम है। तो ये चैनल जैसे मोजाम्बिक चैनल है मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में, इस तरह का करंट तो है, रहता ही है। पैसिफिक करंट है या फिर जो भी इक्वेटोरियल करंट्स हैं, तो उसका जो प्रॉपर्टीज होता है आप अच्छे से समझ जाओगे इस चार्ट के माध्यम से। इस चार्ट को जरूर याद रखो, इन शब्दों को भूलना नहीं है, इनका बहुधा प्रयोग होगा और इन शब्दों के प्रयोग से ही आप समझ जाओगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इस करंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, क्यों करंट कहा गया, क्यों अलग अलग शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं ओशनोग्राफी में। फिर आपको आना है फैक्टर्स पे। फैक्टर्स में सबसे पहला होता है रिलेटेड टू अर्थ
पृथ्वी से संबंधित कौन कौन से हैं? वायुमंडल से वायुमंडलीय, और ये होगा अंतः समुद्री, 3 होता है। और चौथा होता है मॉडिफाइंग, रूपांतरित करने वाले कारक, रूपांतरित करने वाले कारक। तो समुद्री धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित 4 कारकों का सेट होता है। इसमें पहला होगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। दूसरा होगा कोरियोलिस फोर्स। तीसरा होगा फेरेल का नियम। और चौथा होगा एकमैन का नियम। एकमैन का है स्पाइरल लॉ, इसको बोलते हैं स्पाइरल लॉ, एकमैन का स्पाइरल लॉ। तो ये 4 हम लोग इससे पढ़ेंगे। इसके बाद वायुमंडलीय में आपको पढ़ना है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वायुमंडलीय दाब, फिर है वर्षण और सूर्यातप, वर्षण एंड सूर्यातप, फिर है प्रचलित पवन। ये इसमें महत्वपूर्ण होता है, 3 बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी को कुछ लोग 4 पॉइंट बना के लिखेंगे, और जो बिल्कुल गौण कारक हैं उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ये एकमैन से स्पाइरल लॉ क्या है और फेरेल्स लॉ क्या है, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगे। प्रचलित पवन पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। वायु दाब पे कर सकते हैं। अंतर समुद्री कारक में आप आ जाओ तो इसमें होगा तापांतर, दाबांतर, दाब का अंतर, प्रेशर का अंतर, या इसको आप पीजीएफ भी लिख सकते हो, जिसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया। फिर लवणता का अंतर, फिर हो सकता है घनत्व का अंतर, फिर हो सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पराशरण दाब। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पराशरण दाब। तो अंतर समुद्री कारक में ये आपको 4, 1 2 3 4 5 कारक अंतर समुद्री। रूपांतरण वाला जो कारक है इसमें होता है जैसे मॉनसून, या इसको आप लिख सकते हो मौसमी परिवर्तन। दूसरा होता है तट की आकारिकी। तीसरा होता है ओशियन बॉटम रिलीफ, OBR, महासागरीय नीतल के उच्चावच। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स का एक लिस्ट है, आप इसको बनाओ, आपके बुकलेट में भी होगा। Z क्या है? Z है डेप्थ ऑफ वाटर। ZDG के अलावा जो एक था ना, वो एक नहीं था, वो एक्चुअली वो फंक्शन का साइन था, वो मैंने F लिखा था, फंक्शन ऑफ। आपके प्रश्न यहां लेने पड़ेंगे मुझे। हर्षित इज ऑलवेज कंफर्टेबल। मोहित, Z मतलब डेप्थ ऑफ वाटर। सर्वेश, मोहित,
आपने लिख लिया होगा ये पूरा चार्ट, अच्छे से बना लिया होगा। अब आप लिखो ग्रेविटी रिलेटेड टू द अर्थ या रिलेटेड टू अर्थ रोटेशन। पहला पॉइंट है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित। तो आप पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित सर आपका बेबी रो रहा है शायद, हे भगवान। सुरजीत ये हमारे मोहल्ले में जितने बच्चे हैं हम ही पैदा किए हैं क्या? आज अगर क्लास में सामने होते। अच्छा, सर्वेश को राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है। फैक्टर्स को हम रिपीट कर देते हैं। ओके, पहला है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित। उसमें पहला है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। दूसरा है कोरियोलिस प्रभाव। तीसरा है फेरेल का नियम। चौथा है एकमैन का नियम। ओशियन करंट की उत्पत्ति पूछेगा तो यही कारक होंगे। बिल्कुल सही दीपक, यही कारण होंगे। यही कारण ही है इसमें जो उत्पत्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वहां हमने टिक मार्क भी लगाया हुआ है। आप देखोगे तो कोरियोलिस पे लगा है, एकमैन पे लगा है, प्रचलित पवन पे लगा है, पीजीएफ मैंने आपको बताया। तो ये सब, पहला है हमारा ग्रेविटी, दूसरा है कोरियोलिस, तीसरा है फेरेल का नियम, चौथा है एकमैन का नियम, और हमने लिखवाया एकमैन का स्पाइरल लॉ। वो एकमैन से स्पाइरल लॉ है। सर्पण नियम, एकमैन का सर्पण नियम। दूसरा फैक्टर है आपका वायुमंडलीय, जिसमें वायु दाब, वर्षण एवं सूर्यातप। तीसरा है प्रचलित पवन। तीसरा कारण है अंतः समुद्री, और अंतः समुद्री में मजा आ गया सर बेबी की बात पे। तुम लोग बात ही ऐसा करते हो। अच्छा, सुरजीत लिख रहा है आई एम जस्ट किडिंग। ओके, सो आई वॉज ऑल्सो किडिंग। मैंने भी मोहल्ले के बारे में ये फ्लैट्स वाला जो सिस्टम है ना, इसे आसपास में सारे फ्लैट्स रहते हैं। और ओके, तो तीसरा है अंतः समुद्री, जिसमें है तापांतर, दाबांतर। दाबांतर में पीजीएफ लिखा है। लवणता का अंतर, घनत्व का अंतर, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पराशरण दाब। चौथा कारक है रूपांतरित करने वाले कारक यानी मोडिफाइंग फैक्टर्स। तो मोडिफाइंग फैक्टर्स में बहुत ही सरल है। मॉनसून या मौसमी परिवर्तन क्या होगा, मौसमी परिवर्तन से धाराओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तट की आकारिकी, तट की आकारिकी से क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा है नीतल के उच्चावच यानी OBR, ओशियन बॉटम रिलीफ। तो ये हमारा फैक्टर्स है, लिस्ट है। ओके, मोहित इंडिकेट कर रहा है कि रेडी टू गो, मतलब इसको अब एक्सप्लेन किया जाए। ओके, प्लीज राइट रोल ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्या होगा।
लिखो, गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक, गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक ध्रुवों की ओर होता है, मैक्सिमम ध्रुवों की ओर होता है, जिससे ध्रुव पर होता है, जबकि विषुवत पर सर्वाधिक अपकेंद्रीय बल एवं ध्रुवों पर सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्रीय, जबकि ध्रुवों पर सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल सर्वाधिक होते हैं, जिससे विषुवतीय जल का खिंचाव ध्रुवों की ओर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्रुवीय ठंडा जल पुनः विषुवत की ओर लौटता है, क्षतिपूर्ति के लिए लौटता है। अर्थात पृथ्वी के घूर्णन एवं गुरुत्वाकर्षण से भी समुद्री धाराएं उत्पन्न होती हैं, ये हमारे महाद्वीप हैं। इस डायग्राम को कहते हैं स्कीमैटिक प्रेजेंटेशन। ये हमारा स्कीमैटिक डायग्राम है। भूगोल में इस तरह के डायग्राम को बनाना है, आपको सीखना है। थल और जल को दिखाया जा रहा है। इसको समझो। मान लो कि ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहां है? पोल पे। तो पोल पे एक जनरल पुल है, तो जनरल पुल के कारण पानी जो है सो इधर जा रहा है। और दूसरा क्या है कि जो अपकेंद्रीय बल है, यानी बाहर की तरफ पृथ्वी के घूर्णन से जो बाहर की तरफ फोर्स काम करता है, वो ध्रुवों पर है। यही कारण है कि पृथ्वी का इक्वेटर बल्जियोनिंग है, उभार लिए हुए है, और सेंट्रीपिटल फोर्स ध्रुवों पे ज्यादा है, इसलिए वहां पर ध्रुव चपटे भी होते हैं। तो विषुवत में उभार और ध्रुवों की ओर चपटा, ये जो आकृति बनती है ना, जियोइड कहते हैं इसको। पृथ्वी की आकृति को जियोइड कहते हैं। तो ये जो जियोइड आकृति है, ये इसके कारण भी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भी जल ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर जाकर के ये कॉम्पनसेशन है, जो कोल्ड करंट है ना, ये कोल्ड करंट कॉम्पनसेशन होता है। ये कोल्ड करंट सब कॉम्पनसेशन है, यानी इस तरह से धाराओं का निर्माण होगा। जिसको ये डायग्राम समझ में आ गया, वो धाराओं के पैटर्न को बखूबी समझेगा कि यहां से जल का संचरण पुल हो रहा है ऊपर की ओर, और फिर ये इस तरह से जल दोनों तरफ से लौट रहा है। एक लाइन में आप महासागरीय धाराओं के जो मूल पैटर्न है उसको आप समझ सकते हो। ओके, अब क्या करना है कि हम लोग को दूसरे पॉइंट पे चलना है। इसको आप ड्रॉ कर लिए होगे। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में है कोरियोलिस प्रभाव। कोरियोलिस प्रभाव को समझना है तो फिर से आपको देखना होगा कि लिखो आप, कोरियोलिस प्रभाव विषुवत पर
नगण्य एवं ध्रुवों पर अधिकतम होता है, एवं ध्रुवों पर अधिकतम होता है। देखो, कोरियोलिस बल या कोरियोलिस प्रभाव एक सूडो फोर्स है, छद्म है, छद्म प्रभाव है। यह वास्तविक प्रभाव नहीं है, यह वास्तविक बल नहीं है। यह वास्तविक बल नहीं है, यह एक एपरेंट फोर्स है। वास्तविक बल है ही नहीं कोरियोलिस। कोरियोलिस के विषय में हम बात करेंगे, घबराना नहीं है, बस बिल्कुल एक एक अक्षर समझा करके छोड़ेंगे आपको। तो कोरियोलिस क्या है? एक छद्म प्रभाव है, एक एपरेंट फोर्स है, वास्तविक बल नहीं है। लिखो, इसकी उत्पत्ति या यह प्रभाव पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व रोटेशन, पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जिससे डिफ्लेक्टिव फोर्स, विस्थापन बल सॉरी, गर्म पानी चाहिए मुझे, जिससे विस्थापन बल उत्पन्न होते हैं भ्रामक रूप से। भ्रामक रूप से विस्थापन बल उत्पन्न होते हैं। भ्रामक रूप से विस्थापन बल उत्पन्न होते हैं एवं यह विस्थापन उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होता है। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होता है। इसे ही फेरेल का नियम कहते हैं। इसे ही फेरेल का नियम कहते हैं। फेरेल्स लॉ यही है। अब लिखो, एकमैन का विसर्प नियम। फिर दोनों को एक साथ समझाया जाएगा। एकमैन का विसर्प नियम। एकमैन का विसर्प नियम लिखो। एकमैन के अनुसार
कोरियोलिस विस्थापन के कारण कोरियोलिस विस्थापन के कारण समुद्री धाराएं पवन के दिशा से उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर पवन के दिशा से उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर लगभग 45 डिग्री के कोणीय दशा पर विस्थापित होते हैं। के कोणीय दशा पर विस्थापित होते हैं तथा यह विस्थापित धारा ड्रैगिंग इफेक्ट घसीट प्रभाव ड्रैगिंग इफेक्ट के द्वारा ड्रैगिंग इफेक्ट के द्वारा घसीट प्रभाव के द्वारा अंतःधाराओं को अथवा संस्तरों को उत्पन्न करती है। फ्रिक्शन घर्षण बढ़ने के कारण इन संस्तरों का विस्थापन गहराई से घटता है। सबसे निचला संस्तर तथा सबसे निचला संस्तर वायु के दिशा पवन दिशा से लंबवत हो जाती है तथा कई बार 180 डिग्री पर भी संचरित होने लगती है। जिससे समुद्री धाराओं में गहराई के साथ अलग संस्तर एवं सर्पित
प्रवाह का निर्माण होता है। अगला पैराग्राफ, चूंकि पवन दिशा के बाईं ओर से जल का निरंतर क्षैतिज विस्थापन होता है। जल का निरंतर क्षैतिज विस्थापन होता है, अतः निरंतर जल का क्षैतिज विस्थापन होता है, अतः यहां गहराई से शीत जल क्षतिपूर्ति के लिए ऊर्ध्व संचरण करता है। लंबवत ऊर्ध्व संचरण करता है, जिसे एकमैन पंपिंग कहते हैं। तथा यह शीत जल के उद्वेलन क्षेत्र का निर्माण करता है। इसको भी जोड़ ही दिया मैंने। शीत जल के उद्वेलन क्षेत्र का निर्माण करता है। आज के लिए इतना ही। कल क्या है? कल सैटरडे है। अगर सैटरडे है तो सैटरडे और संडे आपको रिवाइज करना है, और अगले सैटरडे संडे को फिर टेस्ट वेस्ट भी लिख करवाएंगे आपसे। अभी नहीं, अभी बहुत कम कोर्स हुआ है। अभी आप ग्रूमिंग कर रहे हो, अभी बहुत फास्ट नहीं चलना है। और तो सैटरडे संडे अगर है तो आपसे हम अब मंडे को मिलेंगे, और मंडे तक इन चीज़ों को, पूरे ओशनोग्राफी को रिवाइज करना है और अच्छे से रहना है, ऊर्जावान रहना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स एंड प्रीशियस टाइम विथ मी। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।